एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 3। गाइस, आज का वीडियो कमाल का है, तो आप इसे एंड तक लाजमी देखना। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियोसन फाइनली जिमाओ को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर ही लेता है। इधर निंग्याओ ने चेनपिंग को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। साथ ही हमने एक आउटसाइडर इमोर्टल जू को देखा, जो कि चेनपिंग के दोस्त शियान से ट्रेजर आर्मर खरीदना चाहती थी, जिसमें लू फैमिली का जेंगचुन उसकी मदद करेगा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम निंग्याओ को देखते हैं, जो कि चेनपिंग का ही वेट कर रही थी। चेनपिंग के आते ही उसने छत से नीचे जंप लगा दी और उससे कह रहा था कि तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करती, तुम्हारी इंजरीज अभी भी हील नहीं हुई। जिस पर वो कहने लगी कि आराम बहुत हो गया, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तो चेनपिंग भी अपनी पानी के बकेट्स उठाकर उसके पीछे जाने लगा और तभी निंग्याओ की नजर एक बंदे पर पड़ी, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा है। उसे देखते ही निंग्याओ की सोड अपने आप शेक होने लगी, क्योंकि उसे इस बंदे से खतरा महसूस हो रहा था। मगर वो बंदा चुपचाप से साइड में हटकर इन्हें रास्ता दे देता है। वेल, इसका नाम था लॉर्ड जैंग। इधर चेनपिंग सोचता है कि आउटसाइडर बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग है, और उसी वक्त निंग्याओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कह रही थी कि जल्दी चलो यहाँ से, इन आउटसाइडर का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन चेनपिंग को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो कह रहा था ये बंदा तो थोड़ा सा फ्रेंडली लग रहा है, जिस पर वो कहने लगी कि ऐसे ही लोग तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब लोग रास्ते से गुजरते हुए चींटी को देखते हैं तब वो क्या करते हैं बताओ, वो उस पर पाव रख के उसे कुचल देते हैं। जिस पर चेनपिंग इनोसेंटली कहने लगा कि मेरा दोस्त जियोसन चींटियों पर पाव नहीं रखता, बल्कि वो तो उनके घरों में पानी भर देता है। ये सुनकर तो निंग्याओ ने अपना सर ही पकड़ लिया। वो कह रही थी चेनपिंग यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं आपकी बातों का मतलब समझ चुका हूँ। आप ये कहना चाह रही थी कि आउटसाइडर्स या फिर पावरफुल लोग हमारे जैसे कमजोर लोगों को चींटियां समझकर मसल देते हैं। मगर निंग्याओ कुछ लोग आप जैसे भी हैं, जो कि हमें मारना नहीं चाहते बल्कि हमारी लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताऊं तो वो लॉर्ड इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, वो सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस पर निंग्याओ कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि ये तुम्हें कैसे पता चला कि वो सबसे अलग है। तो चेनपिंग कहता है कि मौत को छूकर वापस आने के बाद मेरा दिमाग भी थोड़ा सा शार्प हो चुका है, मुझ में अच्छे और बुरे को समझने की अकल आ चुकी है। ये सारी बातें सुनकर निंग्याओ को हंसी आ गई। वही दूसरी तरफ हम सेंट जीशांग को देखते हैं, जो कि गो गेम खेलने में बिजी थे। वहाँ पर उनका एक सर्वेंट झाड़ू मारते हुए अचानक से रुक गया। वो कह रहा था सीनियर आज हवाई कुछ अजीब सी ही हरकतें करने लगी है, मानो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी। इधर सेंट जीशांग भी देखते हैं कि उनके गो गेम वाली सारे स्टोन्स डिसॉल्व होकर वैनिश हो गए। उन्हें भी ये बात समझ आ गई थी कि कोई तो मसला होने ही वाला है, लेकिन वो दोबारा से अपने गेम की शुरुआत करते हैं। वही दूसरी तरफ हम लॉर्ड जैंग को देखते हैं, जो कि सीधा सोंग जिनशिन के घर में घुस गया था। सोंग जिनशिन उसे हैरान होकर पूछने लगा कि आप कौन हो और मेरे घर में बिना इजाजत पाव कैसे रखा। जिस पर लॉर्ड जैंग कह रहा था कि कई सालों से तुम अकेले रहते आए हो, लेकिन इसे भी तुम एक तरह की ट्रेनिंग ही समझ सकते हो। अकेला रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और अकेले रह के ही हम मुश्किल हालातों में सरवाइव करना सीख जाते हैं। मगर सोंग जिनशिन को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। वो बंदा कहता है चलो जल्दी से अपने बैग्स पैक करके रखो, मगर विलेज छोड़ने से पहले तुम्हें मेरे साथ कॉरिडोर ब्रिज पर आना होगा। जिस पर सोंग जिनशिन कहने लगा कि पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और दूसरी बात ये कि मैं अनजान लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। जिस पर लॉर्ड जैंग कहने लगा कि तुम्हें मेरे सामने अपने उसूलों को रिलैक्स करना ही होगा, क्योंकि मैं ग्रेट ली डायनेस्टी का लॉर्ड हूँ और साथ ही तुम्हारा अंकल भी। ये सुनकर तो सोंग जिनशिन शॉक हो गया था। अब बंदा बड़े ही आराम से चेयर पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि तुम मुझे अपोज करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में सबका बाप हूँ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनपिंग निंग्याओ को लेकर एंशिएंट वेल पर पहुंच चुका है, और थोड़ी देर में पानी भरने के लिए वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। उसी वक्त एक मिडिल एज्ड औरत उस लाइन में घुसने की कोशिश करती है, मगर बाकी के लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया, और इसका सारा ब्लेम वो बेचारे चेनपिंग पर डाल रही थी। वो कहती कि इसकी शक्ल देखने से ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और तभी जिगुई वहाँ पर पहुँच गई। वो चेनपिंग को अपने बकेट्स भरने के लिए बता रही थी। अब चेनपिंग की आदत नहीं कि वो किसी को मना करे, लेकिन ये सब देखकर वो औरत काफी ज्यादा भड़क गई। वो जिगुई को 4 बातें सुनाने लगती है। वो कह रही थी कि तुम सर्वेंट हो तो सर्वेंट जैसे ही रहो, ज्यादा महारानी बनने की जरूरत नहीं। साथ ही वो चेनपिंग को भी कहने लगी कि तुमने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया, मगर तुम इतने बेशरम हो कि अभी भी जिंदा बच गए। तुम जानते हो कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी तुम दूसरों की सर्वेंट से इश्क लड़ाते हो। अब चेनपिंग को तो ऐसी बातें सुनने की आदत थी, लेकिन जिगुई से ये सहन नहीं होता। वो सीधे जाकर तुरंत ही उसके कान के नीचे बजा देती है। जिगुई कह रही थी कि काफी समय से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ,
अगर दोबारा से मुझे कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जबान खींचकर चील कौवों को खिला दूंगी। और अब इस कुएं पर झगड़े खत्म करके ये लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे, तभी बादलों की गरजने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर जिगुई बताती है कि मेरे यंग मास्टर ने किताबों में पढ़ा था कि जब भी स्प्रिंग के मौसम की शुरुआत में बादल गरजने लगे तो समझ लेना कि हेवन का गोल्डन आर्मर पहना हुआ गॉड ये ड्रम बीट कर रहा है, ताकि वो पुराने मौसम को अलविदा करते हुए नए मौसम का वेलकम कर पाए। जिस पर चिनपिंग कहने लगा कि तुम्हारा यंग मास्टर बहुत पढ़ा लिखा है, काश मैं भी उतना पढ़ सकता। अब जिगुई तुरंत ही अपने बकेट्स छीनकर वहाँ से चली जाती है और तभी चिनपिंग को शोर शराबे की आवाजें आने लगी। हम देखते हैं कि चिनपिंग का दोस्त शियान जेंगचुन को डांट रहा था। वो कहता है भाई मैं अपना ट्रेजर आर्मर उन आउटसाइडर को किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाला, और तुम तो रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो ना, फिर तुम उन आउटसाइडर के झमेले में कैसे फंस गए। हालांकि जेंगचुन उसे मनाने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन शियान कहता है भाई वो ट्रेजर आर्मर मेरी फैमिली का पुश्तैनी ट्रेजर है, जिसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। तो जेंगचुन कहने लगा भाई प्लीज मान जाओ ना, देखो वो लोग तुम्हें 150 गोल्ड कॉइन्स देंगे। अच्छा चलो 200 ले लो यार, इतने पैसों में तो तुम फॉर्चून वैली के आधे घर खरीद सकते हो। उसकी बातें सुनकर शियान भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, और तभी वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि जेंगचुन आपको ये क्या हो गया, आप किसी के सामने इतना कैसे गिर सकते हो। इधर शियान भी जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है देखो भाई लोग, आज तक इस बंदे ने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी, लेकिन आज उन आउटसाइडर ने इसे इतना मजबूर किया कि मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा है। यार ये तो रो रहा है। देख भाई रोने का काम तो लड़कियां करती है, और मुझे रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप जेंगचुन की हरकतें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, मगर जेंगचुन को तो बस अपने छोटे भाई की फिक्र हो रही थी। उसे विजन्स आते हैं कि कैसे इमॉर्टल जू के सर्वेंट मार मार के उसकी जान ले लेंगे, और वो अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी ऐसे मरने नहीं देना चाहता था, जिस वजह से मायूस होकर सीधा घुटने पर आ जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए। वो रोते हुए शियान से कहने लगा कि भाई मैं तेरे से भीख मांगता हूँ, प्लीज वो आर्मर ट्रेजर उन आउटसाइडर को बेच दे। जिस पर शियान कहते भाई प्लीज यार तू पीछे हट के बात कर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू मुझे किसी कांड में फंसाना चाहता है। जिस पर जेंगचुन कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आर्मर तुम इमॉर्टल जू को सेल करो। जिसके बाद वो माथा पटकते हुए शियान से आज तक उसने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए माफी भी मांग रहा था। अब उसकी इसी हालत देखकर शियान को उस पर रहम आ गया। वो जेंगचुन को उठाने के लिए आगे जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर चिनपिंग आके उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि जेंगचुन कभी तुम्हारे पाँव में नहीं गिरेगा, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो शियान भी नीचे बैठकर उससे पूछने लगा कि भाई बताओ ना प्रॉब्लम क्या है, तुम कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, तुम एक अच्छी फैमिली के बंदे हो, फिर यार ऐसी हरकतें क्यों कर रहे। चलो एक काम करते हैं, तुम ना एक बार वापस जाकर अच्छी कीमत डिस्कस करके आओ। 200 गोल्ड कॉइन्स और वो भी एक पुराने ट्रेजर के लिए, ये बहुत ही कम कीमत है यार। ये सुनकर जेंगचुन की जान में जान आ गई। वो कह रहा था ठीक है भाई, मैं उन लोगों से ज्यादा कीमत की बात करता हूँ। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए शियान को थैंक यू बोल रहा था। वो कहते है भाई आज के बाद मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूँगा। अब उसके जाने के बाद चिनपिंग शियान से कहता है कि तुम अभी तक मास्टर रुआन के डिसाइपल नहीं बने, क्यों सही कहा ना। जिस पर शियान कहने लगा भाई इतनी भी क्या जल्दी है यार, मेरे जैसा हार्डवर्किंग और टैलेंटेड डिसाइपल तो मास्टर रुआन को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए मुझे वहाँ ज्वाइन करने की कोई जल्दी नहीं। ये सब सुनकर चिनपिंग बस उसे लुक दे रहा था। इसलिए शियान कहता है ठीक है यार कल जाता हूँ ना मैं, देख भाई तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, इसलिए तेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन इससे पहला हमें जेंगचुन के मैटर को निपटाना होगा, और इसके तुरंत बाद ही मैं मास्टर रुआन का डिसाइपल भी बन जाऊंगा। क्यों सही बोला ना मैंने। तो चिनपिंग उसे समझाने लगा कि वो आर्मर तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने दिया था, उसे ऐसे ही घर पर छोड़ के मत जाया करो। जिस पर वो कहता है कि मैंने वो आर्मर ऐसी जगह छुपाया है कि किसी को लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद ये लोग सीधा शियान के घर पहुँच गए, और चिनपिंग देखता है कि इस बंदे ने इतना खास ट्रेजर बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ था। तभी निंग्याओ की नजर एक पैटर्न पर पड़ गई। वो कह रही थी कि देखो यहाँ पर ऑस्मैंथस प्लांट की डिजाइन है, इसे तो बिल्कुल भी सस्ते में मत बेचना। गाइस ऑस्मैंथस प्लांट के बारे में ऐसी मान्यता थी कि वो इतना ग्रो कर सकता है कि चांद को भी कवर कर दे। ये फ्लावर चांद पर ही ग्रो हुआ था, इसीलिए चाइनीज माइथोलॉजी में इसे काफी ज्यादा महत्व दिया गया। इधर शियान कहता है कि ये डिजाइन तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये प्लांट किसी काम का है। जिस पर निंग्याओ कहने लगी कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि ये पैटर्न किस मटेरियल से बना हुआ है। जिस पर शियान कह रहा था कि अरे देखो जैसे इस आर्मर पर स्टोन चिपकाए हैं वैसे उस पैटर्न को भी स्टोन से बनाया होगा। ये ट्रेजर आर्मर तो जिगुई के अलावा और किसी को पसंद भी नहीं आता। तो निंग्याओ उसे ताना मारती हुई कहने लगी कि तुम गोल्ड की खान पर रह के भी गरीब रहोगे। ये स्टोन जिन्हें तुम मामूली समझ रहे हो ये स्नेक गॉड
मॉल से निकाले गए हैं। भले तुम्हारे गांव में इन स्टोन की कोई वैल्यू नहीं, मगर बाहर की दुनिया में कोई इसकी कीमत भी नहीं लगा पाएगा। अगर मेरे पास ये ट्रेजर होता तो मैं अपनी जान पर खेल के उसे प्रोटेक्ट करती। इधर निंग्या बातों में बिजी थी, तब तक ये लोग तुरंत ही उस ट्रेजर को बक्से में बंद करके वहाँ से भागने लगे, यानी कि इन्हें निंग्या की बातें पका रही थी। चेनपिंग कहता है कि तुम आराम करो और मैं झरने में जाके तुम्हारे लिए मस्त मछलियाँ पकड़ के लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सोंग जिनशिन के घर पर सुई मिंगहुआन नाम का बंदा पहुँच गया। वो आते ही लॉर्ड जैंग को ग्रीट करने लगा। लॉर्ड जैंग कह रहे थे कि तुम हमारी डायनेस्टी की गुआन हो अकेडमी के टॉप स्कॉलर हो। तुम इतने होशियार हो कि मैं कहाँ हूँ ये भी तुमने पता कर लिया। जिसके बाद वो सिर्फ गुस्से में अपनी किताब को बंद कर देता है और उतने से ही वहाँ पर बहुत ही तेज ज़रा रिलीज होने लगी। ये सब देखकर सोंग जिनशिन तो हैरान हो गया था। इधर जैंग कह रहा था कि जाके अपने इंपीरियल मास्टर को बता दो, अगर वो मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो चुपचाप से करो, वरना हमारे दुश्मनों को भी मेरे लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर बंदा कह रहा था, लॉर्ड मैंने आपके वापसी के कागजात भी बना लिए हैं, मगर सोंग जिनशिन का नाम इंपीरियल रिकॉर्ड से कट कर दिया था, तो हमें एक नया नाम यूज करना होगा। जिस पर वो लॉर्ड कहता है ठीक है, इसके लिए जियामू ये नाम यूज करो। साथ ही वो सोंग जिनशिन से कह रहा था कि यहाँ से वापस जाने के बाद तुम अपनी पोजीशन संभालोगे, जो कि तुम्हें विरासत में मिल चुकी है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी, वरना फिर मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकता। और तभी मिंगहुआन लॉर्ड जैंग को बताने लगा कि इस गांव में चेनपिंग नाम का बंदा रहता है। उसने क्लाउड माउंटेन की साइड जिनशी को खत्म कर दिया है। साथ ही उसने ओल्ड ड्रैगन सिटी के फू नानहुआ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। और मुझे ये भी पता चला कि इस पूरे कांड में सेंट जीशांग ने उसका साथ दिया है। ये सुनकर तो लॉर्ड काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि जीशांग तो हमेशा सच्चाई की राह पर चलने का दावा करता है, लेकिन असल में तो वही क्राइम्स को हाइड कर रहा है। अगर वो इस टाउन का नहीं होता तो मैंने उसे कब का क्रश कर दिया होता। इस टाउन में आते ही मुझे अपनी कल्टीवेशन रेल्म को सप्रेस करना पड़ा। वेल लॉर्ड जैंग के आने की खबर सेंट जीशांग को भी मिल चुकी थी। वो कहते हैं कि ये बंदा तो एक पूरे की पूरी काउंटी को रूल करता है, मगर फिर वो यहाँ पर इतनी सीक्रेटली क्यों आया होगा। इधर लॉर्ड जैंग घर के आंगन में आ चुके थे। वो जिगुई को घूर के देखने लगते हैं और वही जिगुई के पीछे ही शियान था, जो कि जिगुई को बड़े ही प्यार वाले इशारे कर रहा था। ये सब लॉर्ड जैंग ने देख लिया और वो तुरंत ही शियान से बात करने आ जाते हैं। उससे पूछते कि तुम ओल्ड याओ के फर्नेस में काम किया करते थे ना। अब उनके सवाल से शियान थोड़ा सा चौंक गया। तो शियान कहते हैं हाँ मैं उन्हीं का डिसाइपल था, लेकिन बाद में उनकी फर्नेस बंद हुई और मुझे टाउन में वापस आना पड़ा। ये सब सुनकर लॉर्ड जैंग ने तुरंत ही शियान को आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। वो कह रहे थे कि तुम मेरी कंट्री की आर्मी को ज्वाइन करो। अगर तुमने 10 साल अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें हाई रैंकिंग वाली पोस्ट दूंगा। साथ ही वो शियान के बेहतर फ्यूचर का भी वादा करते हैं। इसका मतलब ये था कि शियान में कुछ न कुछ मिस्ट्री तो जरूर है। हालांकि शियान उन्हें पोलाइटली मना कर देता है। वो कह रहा था कि मैंने मास्टर वान से उनका डिसाइपल बनने का वादा किया है, इसलिए मैं अपने वादे से नहीं फिर सकता। तो लॉर्ड जैंग ने भी उसकी बात मान ली। उसे और ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते। वो कह रही थी कि अगर तुम्हारा इस गांव से मन भर जाए तो तुम माउंटेन्स में चले आना। वहाँ पर लियो लिंच नाम का बंदा तुम्हें एक बेटर पोजीशन ऑफर करेगा। उसे बताना कि तुम्हें लॉर्ड जैंग सोंग ने भेजा है। अब जैंग तो घर से बाहर आ गए थे, लेकिन सोंग जिनशिन घर से बाहर जाने में हिचकिचा रहा था। तो जैंग उससे कहते कि मैं तुम्हें स्मॉल टाउन से तुम्हारे अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो उसमें भी डर रहे हो। तुम हमारी डायनेस्टी के होने वाले प्रिंस हो और मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो अब वो तुरंत ही जाकर जिगुई को कुछ पैसे दे देता है। वो कह रहा था कि मार्केट में जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदो, आज के बाद हमें ज्यादा सेविंग करने की जरूरत नहीं। और फिर वो बड़ी हिम्मत करके जैंग को फॉलो करने लगा। उसके जाने के बाद शियान जिगुई से पूछने लगा कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, जिस पर जिगुई कहती कि मैं तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों से बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती। जिगुई मायूस होकर टाउन में आ गई थी और तभी उसके सामने सेंट जीशांग पहुंच जाते हैं। वो कहते जिगुई ये टाउन छोड़ने के बाद तुम बिल्कुल भी अपनी मनमानी नहीं करोगी, तुम बाहर की दुनिया में कोई मसले खड़े नहीं करोगी। और हाँ, ये मेरी धमकी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है, अगर तुमने बाहर जाने के बाद किसी को हर्ट किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर जिगुई कहने लगी कि तुम्हारी जैसे कल्टीवेटर बस दिन भर अच्छा एक ही बातें करते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी बातें खोखली है। तुमने पिछले 3000 सालों से मुझे कन्फाइन किया, मुझे कैद में रखा। तुम्हारी वजह से यहाँ के सारे ट्रू ड्रैगन्स एक मॉन्स्टर में बदल गए और अब तुम ये चाहते हो कि एक मॉन्स्टर बनने के बाद हम इंसानों के साथ अच्छे से रहे। अब जिगुई तो काफी ज्यादा भड़की हुई थी। हम उसकी बॉडी से गोल्डन ऑरा रिलीज होते हुए देख पाते हैं। वो कह रही थी जीशांग तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। पहला तो तुमने मुझे एक मॉन्स्टर बनाया और अब तुम चाहते हो कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। फिर वो कहने लगी जीशांग तुम तो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, भला तुम मुझ पर कंट्रोल क्या रखोगे।
एक बात कान खोल के सुन लो, तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अब उसकी बातों से सेन जीशांग भड़क गए थे। उन्होंने तुरंत ही उसे माइंड स्पेस में ट्रैप कर दिया। एक रॉक से बना हुआ हाथ जिगुई को कैप्चर करे हुए था। जीशांग कहते, जिगुई मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में कभी न खत्म होने वाली नफरत है, मगर मैं कभी किसी पर बेवजह जुल्म नहीं करता और यही बात मैं अपने टीचिंग के जरिए सबको सिखाता आया हूँ। ये सुनकर जिगुई गुस्से में हंसने लगी। वो कहती कि 60 साल बुद्धिस्ट सूत्रा, 60 साल टाओइस्ट टालिस्मान्स और 60 साल सोड एनर्जी के ये सारे तरीके अपना कर तुमने मुझे 3000 सालों से टॉर्मेंट किया है, मुझे सुकून से रहने भी नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी इस टीचिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारी सारी टीचिंग बेकार है। जिस पर सेंट जीशांग कह रहे थे कि भले ही तुम्हें मेरी टीचिंग में प्रॉब्लम नजर आती है, मगर तुम्हें किसी का एहसान कैसे चुकाया जाए इसकी ट्रेनिंग देना जरूरी था। जिसके बाद हमें वही 3000 साल पुराना ड्रैगन दिखाया गया जिसे एक महान वॉरियर ने खत्म किया था। भले उस ड्रैगन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, मगर उसने मरने से पहले एक ह्यूमन फॉर्म में जन्म लिया और वो इसी स्मॉल टाउन में आकर गिर गई थी। गाइस, यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चल गई। जिगुई जिसे हर कोई एक सर्वेंट के ताना मारता था, वही रियल गोल्डन ड्रैगन थी। जीशांग कहते कि उस ग्रेट बैटल के बाद तुम काफी ज्यादा कमजोर थी और इस कमजोरी की हालत में बस चेनपिंग ही ऐसा बंदा था जिसने तुम्हारी मदद की। उसने तुम्हें पूरी तरीके से हील करके तुम्हारी जान बचाई और बदले में तुमने उसके साथ क्या किया, उसकी बॉडी में जो बची कुची लाइफ फोर्स और एनर्जी थी तुमने उसे धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर लिया। तुम्हारी वजह से चेनपिंग आज इतना ज्यादा कमजोर है। तुमने उसके एहसान और रहम दिली के बदले उसे धोखा दिया। जिस पर जिगुई कहने लगी कि मैं भूखी थी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। और वैसे भी चेनपिंग का नेटल पोर्सलेन ब्रेक होने के बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं था, तो अगर वो जल्दी भी मर जाए तो इसमें उसी का फायदा है। आगे चल के वो रिबॉर्न होकर पावर्स को हासिल कर सकता है। ये सुनकर जीशांग उस पे काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे अपनी बकवास बंद करो, और फिर उन्होंने उस पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर डालना शुरू कर दिया जिसे जिगुई सीधा घुटनों पर आ गई थी। सेंट जीशांग कहते कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है और तुम्हारे जैसे इवल ड्रैगन को किसी की किस्मत का फैसला करने का अधिकार नहीं। हमने तुम्हें खत्म ना करके तुम्हें कैद रखा, ये तो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग थी। और अब उन्होंने पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पे और ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। इधर जिगुई चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारे एहसान नहीं चाहिए, तुम्हारी ब्लेसिंग तुम अपने पास रखो। और अब वो अपने रियल गोल्डन ड्रैगन की सोल को समन करते हुए जीशांग पर हमला करने लगती है। लेकिन जीशांग ने सिर्फ अपने पाव को मूव करने से ही वो ड्रैगन गायब हो गया, यानी कि इस बंदे में बेशुमार पावर्स है। वो कहती जिगुई भले ही तुम चेनपिंग के एहसान को चुकाना नहीं चाहती, मगर तुम उसे मरते हुए कैसे देख सकती हो, उसी की वजह से तो तुम जिंदा बची थी। जिस पर जिगुई कहने लगी कि पता नहीं आपको चेनपिंग से इतना लगाव कब से हो गया, यहाँ पर तो कमजोरों की कोई वैल्यू नहीं, फिर चेनपिंग के लिए इतना रहम क्यों है। यहाँ के लोग तो 2 वक्त के खाने के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। और अब वो चिल्लाती हुई खुद ही एक ड्रैगन में बदल गई। उसने एक बार फिर से सेंट जीशांग पर जबरदस्त हमला कर दिया, मगर वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके भी उन्हें छू नहीं पा रही थी। वहाँ पर एक शील्ड ने सेंट जीशांग को ड्रैगन अटैक से प्रोटेक्ट किया और अब सेंट जीशांग अपना हाथ उठाकर हेवन से कहने लगे कि इसे जल्दी से सप्रेस करो। उनके इशारे पर ही वहाँ पर एक गोल्डन ब्लॉक पहुँच गया जो कि इतना पावरफुल था कि जिगुई घायल होकर जमीन पर पटक गई। अब ये लोग दोबारा से टाउन में आ गए थे। जीशांग बताते हैं कि मैं अपनी टीचिंग के जरिए लोगों को आजादी से रहने की नसीहत देता हूँ। अगर तुम भी कायदे में रहो और हर एक रूल को चुपचाप से फॉलो करो तो मैं तुम्हें भी टॉर्चर नहीं करूँगा। ये दुनिया बहुत वास्ट है, तुम कहीं पर भी जाके रह सकती हो, बस तुम्हें किसी को हर्ट नहीं करना। तो जिगुई भी उनसे कहने लगी कि सीनियर मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही सवाल है। भले मैंने चेनपिंग को धोखा दिया, उसका फायदा उठाया, मगर आपने भी तो कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। आपने दूसरे बंदों को काफी ज्यादा फेवर किया, जिसमें आपका डिसाइपल जाओया और सॉन्ग जिनशिन शामिल है। आपने इनकी कल्टीवेशन में काफी सारी मदद की, लेकिन बेचारे चेनपिंग को कोई हेल्प नहीं की। जिस पर सेंट जीशांग कहने लगे कि एक सच्चे वॉरियर को कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, वो स्ट्रगल करके ही खुद को बनाता है, डे बाय डे इम्प्रूव होता है, और वही चेनपिंग भी कर लेगा। मैं जानता हूँ कि वो आगे चल के एक महान योद्धा बनेगा। अब दूसरी तरफ झरने के किनारे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि क्लिफ पर बैठ के मिठाई खा रही थी, और तभी चेनपिंग वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखते ही उस लड़की ने अपनी मिठाइयों को समेट लिया, साथ ही उसने अपने पावर्स को भी एक्टिवेट किया था। गाइस, इस लड़की का नाम है रुआन और ये खुद ही वोल्केनो का रीइंकार्नेटेड फॉर्म है। चेनपिंग उससे कह रहा था डरो नहीं, मुझे तुम्हारी मिठाई नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने आया था। जिसके बाद चेनपिंग बिना जाल का यूज करके हाथ से ही मछलियाँ कैच करने लगा, जो कि रुआन को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है।
इसीलिए रुआन तुरंत ही बकेट के पास आ गई तो चेनपिंग उसे कैच की हुई फिश देकर कह रहा था कि तुम रख लो, लेकिन मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। वो क्या है ना, मुझे मेरी दोस्त के लिए सूप बनाना है। जिसके बाद दोबारा से मछलियाँ पकड़ने चला गया और वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर हम सेंट जीशांग को देखते हैं। उनकी सोड में से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होकर एक सेंट का फॉर्म ले लेती है। अब ये पर्सन कौन है इसके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया। सेंट जीशांग उससे कह रही थी कि देखो ये है चेनपिंग जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।